नमस्कार बच्चों। तो आज फिर से स्वागत है आपका हिंदी व्याकरण की कक्षा में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आज की कक्षा का विषय है उपवाक्य। उपवाक्य पर बात करने से पहले थोड़ा सा हम इससे संबंधित तथ्यों की पुनरावृत्ति कर लेते हैं। वाक्य के संबंध में हमने जाना कि वाक्य उसे कहते हैं जब शब्दों का व्यवस्थित और सार्थक समूह एक आशय को प्रकट करे, वो वाक्य कहलाता है। हमने ये भी जाना कि वाक्य को दो आधारों पर विभाजित किया जाता है, एक अर्थ के आधार पर और दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं और रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं। तो उपवाक्य का संबंध रचना के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं उसी संदर्भ में आता है। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य के अंतर्गत हम उपवाक्य के विषय में पढ़ते हैं और जानते हैं। मिश्र वाक्य वो कहलाते हैं जहां पर दो वाक्य होते हैं जिनमें से एक प्रधान उपवाक्य होता है और दूसरा आश्रित उपवाक्य। आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य पर, प्रधान उपवाक्य पर आश्रित रहता है, इसीलिए उसे आश्रित उपवाक्य कहा जाता है। और आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं जिनके बारे में हम आगे जानकारी लेंगे। परिभाषा की दृष्टि से एक बार फिर से हम आश्रित उपवाक्य और मुख्य उपवाक्य के बारे में पुनरावृत्ति कर लेते हैं। मिश्र वाक्य के मुख्य उद्देश्य और मुख्य विधेय से जो वाक्य बनता है उसे मुख्य उपवाक्य और शेष वाक्यों को आश्रित उपवाक्य कहते हैं। पहले को प्रधान उपवाक्य अर्थात मुख्य वाक्य और दूसरे को आश्रित उपवाक्य या फिर सहायक वाक्य या फिर गौण उपवाक्य भी कहा जाता है। सहायक वाक्य अपने में पूर्ण और सार्थक नहीं होते, पर मुख्य वाक्य के साथ आने पर उनका अर्थ निकलता है। जैसे जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। अब इस उदाहरण में जो रेखांकित भाग है वाक्य का, वह क्या है? वह है मुख्य वाक्य, उसका सभी सम्मान करते हैं। अब जब हम इससे प्रश्न करेंगे किसका सम्मान करते हैं, तो जो शेष भाग है वो इसका उत्तर प्रतिरूप बनकर हमारे सामने आता है, जो कि मुख्य वाक्य पर आश्रित रहता है। जो कवि लोकप्रिय होता है उसका सम्मान सभी करते हैं। इस प्रकार शेष भाग हमारा आश्रित उपवाक्य कहलाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आश्रित उपवाक्य के 3 प्रकार होते हैं, संज्ञा उपवाक्य, विशेषण उपवाक्य और क्रिया विशेषण उपवाक्य। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संज्ञा उपवाक्य के विषय में। संज्ञा उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य संज्ञा की तरह व्यवहार में लाए जाएं, उसे संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जो गौण उपवाक्य, जो सहायक उपवाक्य, जो आश्रित उपवाक्य प्रधान उपवाक्य का उद्देश्य, कर्म या पूरक बनकर संज्ञा या सर्वनाम के स्थान पर प्रयुक्त हो, वे संज्ञा उपवाक्य कहलाते हैं। यह कर्म या पूरक का काम करता है, जैसे संज्ञा करती है।
संज्ञा उपवाक्य की पहचान यह है कि उपवाक्य के पूर्व की होता है और कहीं कहीं इसका लोप भी हो जाता है। उदाहरण के लिए कुछ वाक्य हैं। राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। इस वाक्य में मैं पढ़ूंगा संज्ञा उपवाक्य है। मुख्य वाक्य है राम ने कहा और इस पर आश्रित है मैं पढ़ूंगा। ये मैं पढ़ूंगा किसने कहा? राम ने। तो राम ने कहा कि मैं पढ़ूंगा। मैं यहाँ पर क्योंकि सर्वनाम है और हमने ऊपर बात भी की है कि ये संज्ञा तथा सर्वनाम का काम करते हैं, उसके रूप में आते हैं, इसलिए यहाँ पर यह संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। अगला है मैं नहीं जानता कि वह कहाँ है। फिर से देखेंगे, इस वाक्य में मुख्य वाक्य है मैं नहीं जानता। अब क्या नहीं जानता? कि वह कहाँ है। तो यहाँ पर की के बाद जो वाक्य है वो सारा का सारा संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। गांधी जी ने कहा कि सदा सत्य बोलो। इस वाक्य में भी की के बाद जो वाक्य है वो सारा का सारा संज्ञा उपवाक्य कहलाता है। मैं जानती हूं उनका आना संभव नहीं है। इस वाक्य में उनका आना संभव नहीं है संज्ञा उपवाक्य है और आप देखेंगे कि इस वाक्य में की का लोप दिखाई दे रहा है। की का प्रयोग यहाँ पर नहीं है। अगला वाक्य है वह नहीं आएगा, मैं जानती थी। अब इस वाक्य में जो उपवाक्य है वो प्रधान वाक्य से पहले है। जैसा कि हमने पहले भी बात की थी कि मिश्र वाक्य के अंतर्गत जो आश्रित उपवाक्य हैं वो वाक्य के आरंभ में, मध्य में और अंत में कहीं पर भी आ सकते हैं। इस वाक्य में आश्रित उपवाक्य पहले आया है, वह नहीं आएगा, यह संज्ञा उपवाक्य है और मुख्य उपवाक्य है मैं नहीं जानती थी। एक चीज और, इस वाक्य में भी की का लोप दिखाई दे रहा है। इस प्रकार आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं विशेषण उपवाक्य की। जिस प्रकार हमने संज्ञा उपवाक्य में देखा कि जो आश्रित उपवाक्य है संज्ञा या सर्वनाम का कार्य करता है, विशेषण उपवाक्य के अंतर्गत हम देखेंगे कि जो आश्रित उपवाक्य है वो विशेषण की तरह व्यवहृत होता है, विशेषण की तरह से व्यवहार में या प्रयोग में लाया जाता है या दृष्टिगत होता है। सरल शब्दों में समझें तो जो गौण उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की संज्ञा, सर्वनाम या संज्ञा पदबंध की विशेषता बताए वह विशेषण उपवाक्य कहलाता है। अधिकतर इसमें जो, जैसा, जितना इत्यादि शब्दों का प्रयोग होता है। उदाहरण के लिए वह आदमी जो कल आया था आज भी आया है। अब इसमें आश्रित वाक्य रेखांकित है जो कल आया था और प्रधान वाक्य क्या है? वह आदमी आज भी आया है। ये है प्रधान उपवाक्य और शेष है जो कल आया था। तो इस प्रकार आपने एक चीज और देखी कि जो आश्रित उपवाक्य है वो वाक्य के मध्य में है और आरंभ और अंत मिलकर एक मुख्य वाक्य बनाते हैं। वह आदमी आज भी आया है, ये है प्रधान उपवाक्य और जो कल आया था वह है विशेषण उपवाक्य। अगले उदाहरण में हम देखते हैं यह वही लड़का है। यह है प्रधान उपवाक्य, कौन? जो कक्षा में प्रथम आया था। यह है विशेषण उपवाक्य। इसी प्रकार से अगले वाक्य में हम देखते हैं जो लड़की खो गई है वह मेरी बहन है। प्रधान उपवाक्य वह मेरी बहन है। कौन? जो लड़की खो गई है। इस वाक्य में हमने देखा कि आश्रित उपवाक्य वाक्य के आरंभ में लगकर आया है जो कि विशेषण उपवाक्य है। इसी प्रकार अगला वाक्य है जो मेहनत करता है वह सफल होता है। फिर से
विशेषण उपवाक्य पहले लगा है वाक्य में और प्रधान उपवाक्य बाद में है, जो कि ये बताता है कि वह सफल होता है प्रधान उपवाक्य है और जो मेहनत करता है वह आश्रित उपवाक्य है। तो इन उदाहरणों से हमने देखा कि जो उपवाक्य प्रधान उपवाक्य की विशेषता के बारे में बताएं उन्हें विशेषण उपवाक्य कहा जाता है। अब अंत में हम बात करते हैं क्रिया विशेषण उपवाक्य की। जैसा कि क्रिया विशेषण की परिभाषा कहती है कि जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं उन्हें क्रिया विशेषण कहा जाता है। और ये क्रिया की विशेषता किन रूपों में बताती है? उसकी रीति के बारे में, क्रिया के स्थान के बारे में, क्रिया के समय के बारे में, क्रिया के परिमाण प्रयोजन के बारे में, कारण के बारे में। तो अब उपवाक्य के संदर्भ में हम क्या समझेंगे कि जो उपवाक्य क्रिया विशेषण की तरह व्यवहृत हो उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। अर्थात जो गौण या आश्रित उपवाक्य, जो गौण या आश्रित उपवाक्य या सहायक उपवाक्य मुख्य उपवाक्य की क्रिया के काल, स्थान, समय, रीति, परिणाम, कारण, शर्त, विरोध, प्रयोजन आदि से संबद्ध विशेषता बताएं उन्हें क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। उदाहरण के लिए हम कुछ वाक्यों के द्वारा इस परिभाषा को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले उदाहरण में, जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं। अब यहाँ पे मुख्य वाक्य है मेंढक बोलते हैं, तो समय का सूचक है, कब बोलते हैं? जब पानी बरसता है तब। इसी प्रकार से स्थान का सूचक वहां समुद्र है, कहाँ? जहां पिताजी रहते हैं। तो जहां पिताजी रहते हैं वो हमारा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। और पहले वाक्य में भी जब पानी बरसता है तब, ये हमारा है क्रिया विशेषण उपवाक्य। अगले वाक्य में, यदि मोहन मेहनत करता तो अवश्य उत्तीर्ण होता। अब इसमें शर्त संबंधी विशेषता बताई जा रही है। मोहन अवश्य उत्तीर्ण होता। कब उत्तीर्ण होता? यदि मेहनत करता तो यहाँ पर यदि मेहनत करता तो ये हमारा क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इसी प्रकार अगले वाक्य में, जैसा वो गाती है वैसा कोई नहीं गाता। यहाँ पे रीति संबंधी विशेषता नजर आती है। यहाँ पर वैसा कोई नहीं गाता, ये है प्रधान उपवाक्य और आश्रित है कैसा? जैसा वो गाती है। तो इस प्रकार यहाँ पर हम देखते हैं कि जो आश्रित उपवाक्य है वो प्रधान उपवाक्य की रीति संबंधी विशेषता को बता रहा है। प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है उसकी रीति संबंधी विशेषता को अभिव्यक्त कर रहा है। अगला उदाहरण है, पिताजी नहीं आ सकते क्योंकि वे बीमार हैं। अब यहाँ पर क्या है? कारण सूचक। प्रधान उपवाक्य है पिताजी नहीं आ सकते, तो मुख्य वाक्य जो है, जो प्रधान वाक्य है, कारण सूचक जो आश्रित उपवाक्य है वो है क्यों नहीं आ सकते? क्योंकि वे बीमार हैं। आ सकते प्रधान वाक्य की क्रिया है जिसका कारण सूचक विशेषता बताई जा रही है आश्रित उपवाक्य के द्वारा, जो कि क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाता है। इसी प्रकार से अगला वाक्य है, चाहे तुम कुछ भी प्रयास कर लो वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। अब फिर से जो प्रधान उपवाक्य है वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा। क्यों नहीं मानेगा?
चाहे तुम कुछ भी प्रयास कर लो। तो ऐसे तथ्यों को बोलते हैं विरोध सूचक। वह तुम्हारी बात नहीं मानेगा, चाहे तुम कुछ भी प्रयास कर लो। यहाँ पर जो चाहे तुम कुछ भी प्रयास कर लो, इस आश्रित उपवाक्य का अपना अलग से कोई अस्तित्व नहीं है, जब तक कि वो प्रधान उपवाक्य के साथ मिलकर नहीं आता। तो इस प्रकार चाहे तुम कुछ भी प्रयास कर लो, यह हमारा विरोध संबंधी विशेषता बताने वाला क्रिया विशेषण उपवाक्य है। अगला हमारा उदाहरण है, जितना तुम ईश्वर से चाहते हो उतना संभव नहीं। अब यहाँ पर क्या है? परिमाण सूचक। तो अब यहाँ पर जब हम अलग करेंगे आश्रित उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य को, तो हम देखेंगे जो मुख्य वाक्य है वो है तुम ईश्वर से चाहते हो। यहाँ पर जो ईश्वर से चाहने की क्रिया है उसके परिमाण के बारे में बोला गया है कि जितना तुम ईश्वर से अपेक्षा करते हो उतनी अपेक्षा संभव नहीं है। तो यहाँ पर जो मुख्य वाक्य है वो है उतना संभव नहीं है। कितना संभव नहीं है? जितना तुम चाहते। उतना संभव नहीं है, ये है मुख्य उपवाक्य, प्रधान उपवाक्य। और कितना संभव नहीं है? जितना तुम ईश्वर से चाहते। इस प्रकार अगले वाक्य में भी हम देखते हैं, द्वार बंद कर दो ताकि ठंडी हवा ना आए। इस वाक्य में मुख्य या प्रधान उपवाक्य है द्वार बंद कर दो। प्रयोजन, उसका कारण क्या है? ताकि ठंडी हवा ना आए। तो ताकि ठंडी हवा ना आए, यहाँ पर ये क्रिया विशेषण उपवाक्य है। इन सभी उदाहरणों के द्वारा आपने देखा कि प्रधान उपवाक्य की जो क्रिया है उसकी विशेषता बताता है शेष आश्रित वाक्य। क्रिया विशेषण की परिभाषा के अनुसार जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो क्रिया विशेषण उपवाक्य वो हैं जो प्रधान उपवाक्य की क्रिया के बारे में, उसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताएं, वो क्रिया विशेषण उपवाक्य कहलाते हैं। तो इस आशा के साथ कि आपको उपवाक्य के तीनों भेदों को भली प्रकार से समझने में सहायता मिली होगी। अपनी अगली कक्षा तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद।